नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार साहनी साइनिक बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग बात कर रहे थे सेलुलोज के बारे में, यानी एक पॉलीसेकेराइड के बारे में, राइट। तो सेलुलोज में कुछ एक दो पॉइंट रह गया था, उसको आज हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है हेमीसेलुलोज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है सेलुलोज, कल हमने आरटीसी के बारे में बताया था। तो आरटीसी का एब्रिविएशन होता है रोजेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होती है रोजेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस, मैंने आपको बताया था। तो ये एक होती है हेक्सामेरिक प्रोटीन, राइट, हेक्सामेरिक प्रोटीन। हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, इसमें सेलुलोज सिंथेटेज भी होती है या सेलुलोज सिंथेज भी उसको बोलते हैं। वो एंजाइम होती है सभी में, और उसके साथ एक एंजाइम और होती है या अदर भी प्रोटीन्स होती हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीसी कॉम्प्लेक्सेस यानी रोजेट टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, राइट। तो ये एक साथ हमेशा जब भी ये फिब्रिल एक है तो हमेशा एक से एक बनेगी। यानी जब भी अगर पूछा जाए कि एक आरटीसी से कितनी सेलुलोज मॉलिक्यूल या कितनी सेलुलोज थ्रेड एक साथ बनती है, तो याद रखिएगा हमेशा 6 बनती है। ये ग्लूकोज की मोनोमर्स यूनिट आपस में ज्वाइंट हो गई है। एक सेलुलोज की ये थ्रेड हो गई, दूसरी सेलुलोज की थ्रेड ये हो गई, तीसरी ये हो गई, इसी तरह 6 रहेंगी। ठीक है, मैंने ये बताया था कि सेलुलोज से 100 सेलुलोज की थ्रेड मिलती है, तो उससे आपकी क्या बनती है, माइक्रोफिब्रिल बनती है। फिर माइक्रोफिब्रिल आपकी कितनी हो जाती है, 20 रहती है, तो उससे माइक्रोफिब्रिल इस तरह से करके मैंने कल बताया था आपको, ठीक। तो उसी क्रम में आपको हम लोग देखते हैं कि सेलुलोज का टेस्ट कभी कभी पूछ लेते हैं आप लोगों से एग्जाम में। तो सेलुलोज का टेस्ट किसके थ्रू करते हैं, यानी वो कौन सा रिएजेंट या कौन सा केमिकल है जिसके कारण हम सेलुलोज का टेस्ट क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है क्या आपका, सोल्ज रिएजेंट। क्या नाम है, सोल्ज रिएजेंट। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। ये तो कुछ एग्जाम में मैंने देखा है, खुद पर्सनली देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका नाम है क्लोर जिंक आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग इसका आंसर आप इजीली दे देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड होता है हेमीसेलुलोज। ये आपको मालूम है हेमीसेलुलोज भी किसका पार्ट होता है, हेमीसेलुलोज पार्ट होता है आपका सेल वॉल का होता है। सेल वॉल में भी 2 होती हैं या 3, कभी कभी 3 भी होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। तो ये मेनली जो कंपोनेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, मेनली वहीं पे ज्यादा पाया जाता है। सेकेंडरी में अगर पाया जाता है तो उसका रेशियो या परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो इट इज हेट्रोपॉलीमर। याद रखिएगा, आपका सेलुलोज मैंने बताया था ये क्या होता है, होमोपॉलीमर, ठीक है ना। ये आपका होमोपॉलीमर होता है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ के क्या बनेंगी, ये पॉलीमर बनाएंगी, ठीक है। ये सारी ग्लूकोज से बनी रहेंगी। लेकिन ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, आपको मालूम होगा। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमोपॉलीमर यानी सेलुलोज में सभी ग्लूकोज से मिलकर बने थे। ग्लूकोज भी कौन सा था उसमें, डी ग्लूकोज था, राइट, डी ग्लूकोज था। और इसमें भी क्या रहेंगे, सारे जो सुगर रहेंगे, जितने मोनोसेकेराइड इसके मोनोमर्स रहेंगे, वो सारे रहेंगे किसमें, डी फॉर्म। मैंने आपको बताया था बॉडी में हमेशा डी कार्बोहाइड्रेट और एल अमीनो एसिड पाए जा सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सेप्शन होते हैं, उसका एग्जांपल मैं जो फर्दर क्लासेस जो होंगी उसमें आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक। तो इसमें देखते हैं मोनोमर्स में मेन सुगर कौन कौन से आते हैं। तो एक आ जाता है ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज डी रहेगा। फिर दूसरा आता है जाइलोज, जाइलोज के बाद आता है मैनोज, मैनोज के बाद रेमनोज और माल्टोज। इसके अलावा और भी सुगर होते हैं और कुछ सुगर एसिड्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा सुगर डेरिवेटिव्स जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये हो गए आपके। तो ग्लूकोज आपको मालूम है ये होता है आपका 6 कार्बन एटम वाले होते हैं ये, ठीक है। जाइलोज होता है ये आपका 5 कार्बन एटम वाला होता है, माइनोज 6 कार्बन एटम वाला, रेमनोज 5 कार्बन वाला होता है और माल्टोज 6 कार्बन वाला। यानी इसके अंदर पेंटोजेस भी है और इसके अंदर हेक्सोजेस भी है, ठीक है। और इसके बाद एक आपको कभी भी आप सेलुलोज हेमीसेलुलोज के बारे में आप पढ़ेंगे तो हम बोलते हैं हेमीसेलुलोज इज मेड अप ऑफ जाइलान्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जाइलान्स क्या होता है, जाइलान्स कुछ नहीं होता, ये जो जाइलोज होता है, तो जाइलोज जिस तरह ये ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सेलुलोज बनाते हैं। उसी तरह जो जाइलोज होते हैं 5 कार्बन वाले, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के ये जो बनाते हैं, जो एक पॉलीमर बनाते हैं, इसी पॉलीमर का हम क्या नाम देते हैं, जाइलान्स, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अर्थ पे सबसे ज्यादा जो केमिकल जो पाया जाता है ऑर्गेनिक कौन सा पाया जाता है, तो वो सेलुलोज है। सेलुलोज के बाद आपका सेकंड पे आता है लिग्निन, ठीक है। लिग्निन के बाद आपका आता है हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो हेमीसेलुलोज में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो ये किसका होता है, जाइलान्स का आता है, याद रखिएगा। तो अगर हेमीसेलुलोज वर्ड ना रहे तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट
मटेरियल ऑन द अर्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, जाइलांस हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों से पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जानते रहिए, ठीक है। ये किसका पॉलीमर होता है, डी पेंटोजेस का। डी पेंटोज कौन है, वो जाइलोस है, ठीक। तो जाइलोस का पॉलीमर क्या होता है, जाइलान। तो जाइलान का है होमो पॉलीमर ऑफ जाइलोस, राइट। इसके बाद देखिए, इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। मैंने आपको बता दिया, दे बाइंड सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल विद पेक्टिन मैट्रिक्स ऑफ द सेल वॉल। मैंने आपको बताया था कि जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल होते हैं, जैसे ये मैंने इतना मोटा मोटा ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है, ये है माइक्रोफिब्रिल, आपस में इस तरह से पड़े रहेंगे सेलुलोज में। फिर इसके बीच में जैसे आप लोग देखते होंगे कि छत की ढलाई होती है, आरसीसी जब होती है तो पहले छड़ बिछाई जाती है, छड़ों के बीच में फिर क्या करते हैं, सीमेंट और आरसीसी और सैंड मिला के, वाटर मिला के सब इसके बीच में फिल गैप कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज वही होती है, गैप जो फिल हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हेमिसेलुलोज का काम क्या होता है, ये जो रॉड्स हैं, इस रॉड्स को इससे बाइंड करना होता है, ठीक है। इस रॉड को आपस में बाइंड कर देंगे ऐसे ऐसे, फिर इससे मैट्रिक्स में बाइंड कर देंगे। फिर इसमें सेल वॉल में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, 1 to 5% प्रोटीन भी पाई जाती हैं, तो उन प्रोटीन से भी क्या करते हैं, इसको बाइंड कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा हमेशा, हेमिसेलुलोज का काम क्या होता है, सेलुलोज मैक्रोफिब्रिल्स को मैट्रिक्स से बाइंड करना और आपस में बाइंड करना, प्लस जो प्रोटीन्स होती हैं 1 to 5% प्रोटीन पाई जाती है, उनसे भी इसको आपस में अटैच करना या फिर कनेक्ट करना और क्रॉस लिंकिंग बनाना, ठीक है। क्योंकि सेलुलोज तो ब्रांच होता नहीं है, तो इसकी क्रॉस लिंकिंग करने का काम कौन करता है सेल वॉल में, हेमिसेलुलोज, ठीक है। उसके बाद आता है, दे हैव स्मॉल ब्रांचेस। तो मैंने आपको बताया था सेलुलोज इज अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन पूछा जाता है अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल दीजिए, तो वो होगा सेलुलोज। ब्रांच्ड का नाम देगा तो ब्रांच में आपका हेमिसेलुलोज आ गया, आपका स्टार्च आ जाएगा और आपका ग्लूकोज आ जाएगा। ये इसके अलावा सेलुलोज के अलावा जितने पॉलीसैकेराइड हैं वो सभी क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर बोला दे आर एमॉर्फस ऑब्लिक नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। मैंने बताया था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का मतलब कल क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन में मतलब होता है एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, जैसे मान लीजिए एटम इस तरह है, फिर अगला एटम जो होगा फिर इसी तरह से होगा, फिर अगला जो अरेंजमेंट होगा इस तरह से होगा, इसको बोलते हैं एमॉर्फस। एक पार्टिकुलर लैटिस बार बार दोहराया जा रहा हो तो एक क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, उससे बोलते हैं लैटिस। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3 इस तरह से स्ट्रक्चर है, बाकी का अगला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, किसी में फिर ऐसा हो जाएगा, 5 का स्ट्रक्चर है। मतलब देखिए कहीं भी कोई रिपीट नहीं है। अगर रिपीट भी होता तो मान लीजिए एक पार्टिकुलर क्रम में होता कि हाँ हर तीसरे पे वो आएगा, दूसरे पे वो आएगा, वो चीज कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको सॉलिड तो दिखता है, लेकिन ये किस टाइप के सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। इसमें देखिए हेमिसेलुलोज इज आल्सो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, क्योंकि इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, आपका सेल वॉल के फॉर्मेशन में हो रहा है, या सेल वॉल की स्ट्रक्चर को सही करने में या फिर बनाने में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हेमिसेलुलोज को भी क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो आपको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में 2 हो गए, एक हो गया सेलुलोज और दूसरा हो गया हेमिसेलुलोज। फिर उसके बाद क्या, हेमिसेलुलोजेस आर सिंथेसाइज्ड इनटू द गोल्जी बॉडी। ये याद रखिएगा, आपका जो सेलुलोज की सिंथेसिस कहाँ मैंने बताई थी, सेलुलोज की सिंथेसिस मैंने बताई थी आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि उसके एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो आरटीसी होती है या सेलुलोज सिंथेज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, तो वहां सिंथेसिस उनकी होगी। और जबकि हेमिसेलुलोज की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडी में। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड आता है स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है, किस टाइप का पॉलीसैकेराइड है, एक तो ये होमोपॉलीमर है, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड है। आपका सेलुलोज भी क्या था, होमोपॉलीसैकेराइड था। वो किसका बना हुआ था, डी ग्लूकोज यूनिट्स के बने थे। ये भी किसके बने होते हैं, डी ग्लूकोज यूनिट के बने होते हैं। और हेमिसेलुलोज किसके बने होते हैं, हेट्रोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। मैंने इसमें कई तरह के आपको शुगर बताए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होमोपॉलीमर है, यहाँ पे होमो या होमोपॉलीसैकेराइड, डी ग्लूकोज इसके मोनोमर्स हैं, ठीक। स्टोरेज क्यों होते हैं, देखिए स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, देखिए हमारे बॉडी में चूंकि एनर्जी इंस्टेंटली हमें किससे मिल जाती है, ग्लूकोज से मिल जाती है, तो जरूरत क्या है इसकी, स्टार्च की, ठीक है, स्टार्च की या ग्लाइकोजन की हमारे अंदर सेल के अंदर जरूरत क्यों पड़ी। तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो होता है ये हाई ऑस्मोटिकम होता है, मतलब कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत डेवलप करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी बाहर से जो हम पानी पीते हैं या प्लांट्स जो होते हैं पानी वाटर ऊपर लेते हैं,
ठीक है, जाइलम के थ्रू सॉइल से। तो क्या होगा कि ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अमाउंट में वाटर जाएगा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेगा तो सेल के अंदर मोर एंड मोर वाटर क्या होगा, रन करेगा और वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण सेल क्या हो सकती है, बस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अगर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन है या मैमल्स कुछ भी है तो उनकी क्या हो सकती है, डेथ। तो जरूरत पड़ी कि ग्लूकोज तो हमें डेली की जरूरत है, उसको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो बिना एनर्जी के आदमी सर्वाइव नहीं करेगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं। तो ग्लूकोज हमारे लिए क्या हो गई, एक नेसेसिटी हो गई। लेकिन ग्लूकोज से हमारे लिए क्या होगी, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। तो एक ऐसा मेथड इन्होंने ऑर्गेनिज्म ने अडॉप्ट किया कि हमारे अंदर ग्लूकोज भी रहे और हमारे अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहे, यानी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर न हो। तो बॉडी ने एक नया मैकेनिज्म डेवलप कर लिया इवोल्यूशन के थ्रू। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या हुआ, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, प्लांट्स में स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया गया और एनिमल्स में किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लाइकोजन में। तो क्या होता है, इससे ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से जुड़ के वो क्या बनाई, एक पार्टिकुलर एक मॉलिक्यूल बनाई। आपको मालूम होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे NaCl है तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर समथिंग होगा सपोज दैट, लेकिन NaCl को जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक Na आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाएगा। शुगर है तो शुगर में ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, तो शुगर को आप वाटर में डाल देंगे तो डिसॉल्व होगा, अगर वो क्या होता है, एक दूसरे से इन्वर्ट नहीं होता, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग नहीं होते हैं, ठीक है, यानी उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो ग्लूकोज का जो घुलने से पहले जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वही घुलने के बाद भी रहेगा, लेकिन NaCl के केस में ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके बढ़ जाते हैं डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो उसी तरह ये सेलुलोज क्या है, चूंकि 10 तरह के या लाखों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के क्या है, जुड़ के एक पार्टिकुलर एक मॉलिक्यूल बना दे, तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होगा जितना कि एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की होती है, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद भी सिंगल ये क्या रहेगा, एक मॉलिक्यूल ही रहेगा, राइट। तो क्या हुआ, आपका लाखों मॉलिक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर होता तो बहुत लाखों में हो जाता, उस लाखों को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया। और धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो धीरे धीरे डाइजेशन हो गए या डिसॉल्व हो गए, ये क्या करता है, एक एक ग्लूकोज दो ग्लूकोज यूनिट या जितनी जरूरत होती है हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोवाइड करते रहते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको ग्लूकोज भी रेगुलर मिल रहा है और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रह रहा है बॉडी में, जिससे कि सेल क्या कर रही है, आपकी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। तो वही केस इसमें स्टार्च के लिए होता है प्लांट्स में, और हमारे बॉडी में क्या होता है, एनिमल्स के बॉडी में ग्लूकोज के लिए, ग्लाइकोजन के लिए होता है, राइट। अब देखिए क्या होता है, ये जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। तो जो आपका एमाइलोज होता है वो क्या होता है, स्मॉल ब्रांच होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ देखिए ये इसमें ब्रांचिंग भी कम है, और क्या है आपका इसका स्ट्रक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं होता या कुछ मतलब शॉर्ट रहता है, ठीक है। जैसे सेलुलोज और हेमिसेलुलोज में कंपेयर कर सकते हैं। सेलुलोज क्या था, बहुत लंबा हैवी पॉलीमर था, ठीक है, और जबकि हेमिसेलुलोज क्या होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा था। वैसे क्या होता है, एमाइलोज क्या होता है, छोटा होता है, और एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, बहुत बड़ी होती है और हाईली ब्रांच होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे आता है कि इन दोनों में कौन सा हाईली ब्रांच होता है। तो हाईली ब्रांच कौन सा होता है, आपका एमाइलोपेक्टिन होती है, और कम ब्रांच लेसर ब्रांचिंग किस में होती है, एमाइलोज में होती है, ठीक है। इसमें से स्मॉल कौन होता है, तो ये होता है, बड़ा कौन होता है, ये होगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है इसकी ज्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूलर वेट कम किसका होगा, तो एमाइलोज का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी पाई जाती है। तो इसमें आपका जो स्टार्च होता है उसमें दो तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है। एक तरह का होता है, एक को बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आइए देखते हैं ये दोनों बॉन्ड पाए कहां जाते हैं। तो जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड है हम यहाँ बात कर रहे हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो जो स्ट्रेट ब्रांचिंग होती है, ये चाहे एमाइलेज में हो या फिर क्या किस में हो, एमाइलोपेक्टिन में हो, तो ये सारी जो स्ट्रेट ब्रांचिंग है वो किसके द्वारा होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा होती है। ये हमेशा याद रखेंगे। अनब्रांचिंग के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो फिर अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पाई जाती है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्रांचिंग के लिए। देखिए यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ से ये बॉन्ड हो रहा है ना, तो ये जो ब्रांचिंग होगी ये बोलेगी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर ये वाला जो हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हो रहा है तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है तो ये भी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो स्ट्रेट चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ब्रांचिंग जो होती है
जो जस्ट जो ब्रांचिंग हुई ये बस इतना, ये किसके द्वारा होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा होती है। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंट स्टार्च की बात आती है, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, अभी तक तो पूछा नहीं गया। तो रेजिस्टेंट स्टार्च वो होते हैं जैसे आपने उसको डाइट में कंज्यूम किया, तो डाइट में कंज्यूम करने के बाद मैक्सिमम स्टार्च क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद आपको क्या दे देगा, ग्लूकोज दे देगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टार्च होंगे, कुछ पार्ट होंगे या स्ट्रक्चरल बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे जिसको क्या हो सकती है हमारी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, वो क्या होते हैं एज ए एक्सक्रेशन फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगी। तो ऐसे स्टार्च को हम बोलते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च, वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद होता है स्टार्च शुगर इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रिन। तो देखिए जो कॉमर्शियली हमारा शुगर जो उसमें बनाई जाती है स्टार्च से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रिन। ये क्या होते हैं, ये भी डाइसैकेराइड होते हैं और किसके द्वारा जुड़े होते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि शुगर में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा उस शुगर से ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसके द्वारा स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करके जो डाइसैकेराइड बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर स्टार्च का टेस्ट किससे करते हैं, तो स्टार्च का टेस्ट जो करते हैं उस केमिकल का नाम या मेथड का नाम है ट्राई आयोडाइड टेस्ट। तो ट्राई आयोडाइड बनता कैसे, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं I3-। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो ये बनता कैसे है, तो करते हैं आयोडीन सोल्यूशन ले लेते हैं, आयोडीन सोल्यूशन में क्या डाल देंगे, पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीन क्या हो गया आपका, सॉरी तो आयोडीन सोल्यूशन जो आपका हो गया वो क्या हो गया, ये I2 लिख दिया इसमें। ठीक है, सॉरी I2 लिख दिया, प्लस क्या हो गया, ये आयोडीन, तो ये किसमें बन गया, I3- में। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको पोटेशियम आयोडाइड या फिर ट्राई आयोडाइड टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जहां भी स्टार्च होगा ये केमिकल उसमें मिलाएंगे, तो वो स्टार्च अगर होगा तो वो केमिकल कैसा टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगर ब्लू आ जाता है इसका मतलब उस सैंपल में क्या है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, आइए इसको अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अगर लेक्चर हमारे ख्याल से लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। ठीक है।